Good evening, ladies and gentlemen. Good evening, friends. Namaskar to all of you. Today's topic of debate is why cannot Indian politicians grow a spine to speak with as much clarity as US President Donald Trump does, or the French President Emmanuel Macron does, in the wake of Islamic terrorist attacks? हम ये देखते हैं कि जब भी इस्लामिक वो इंटरनेट की प्रॉब्लम है। जब कभी कोई ऐसी संस्था हो जिस saffron terror, Hindu terror, etc., etc. We had seen for 10 long years during the UPA rule that this term was coined, and then it stuck on until the regime changed. अब बहस का मुद्दा ये है कि क्यों हमारे राजनेताओं में ये हिम्मत नहीं होती? क्या हमारा संविधान इसके लिए रोकता है उनको? Is it the system? Is secularism responsible? Or we are just very timid people? To deliberate on these questions, we have with us Mr. Akhilesh Gautam. He is a strong voice of Hinduism, of Dharma, and he is quite active on social media. You must have all known Nitin Sridhar for a while. Nitin is another strong and scholarly voice on Hinduism. You must have heard his speeches and read his books. Nitin, welcome to you too. Gautam Mukherjee is, he needs no introduction to the media. He has been a columnist for mainstream newspapers for a very long time. There is a style in which he presents his points of view without being crude. We have with us management consultant and guru, Mr. Ramesh Venkataraman. He is new to this program, but hope he will not mince any words in condemning what is to be condemned. हमारे साथ कुमार श्रीकांत जी हैं, पत्रकार हैं और सत्यान्वेषी भारत चलाते हैं. आज का हम ये कार्यक्रम सत्यान्वेषी भारत और सिर्फ न्यूज दोनों में प्रसारित कर रहे हैं इकट्ठे. तो इसलिए रमेश जी, नितिन जी, कुमार श्रीकांत जी, गौतम जी, अखिलेश जी, आप सभी का स्वागत है. मैं शुरू करता हूं श्रीकांत जी आपसे. आपको क्यों लगता है ऐसा कि हमारे नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, किसी भी पार्टी के अध्यक्ष हो, वो हमेशा पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश करते हैं? श्रीकांत जी. जी, पहले तो आपका बहुत धन्यवाद, साधुवाद. आपने ऐसे मुद्दे को उठाया. सत्यान्वेषी भारत आज 5 बजे इस मुद्दे पर डिबेट कर चुका है. आप भी उसमें उपस्थित थे और बाकी दर्शकों ने भी उसको देखा. देखिए सुरजीत जी, वास्तविकता ये है और इसकी जरूरत क्या है. जरूरत ये है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप देश में बोलते हैं, गुजरात में मोटेरा स्टेडियम में क्लियर कट बोलते हैं कि इस्लामिक जिहादिज्म जो है, इस्लामिक आतंकवाद, वो क्लियर कट एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं. फ्रांस के राष्ट्रपति एक शब्द का क्लियर कट इस्तेमाल करते हैं और अलग अलग देशों में एक शब्द का क्लियर कट इस्तेमाल होता है और वहां पर उसे अलग दृष्टि से नहीं देखा जाता, उसको अलग तरीके से ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है. लेकिन भारत में उस शब्द का इस्तेमाल राजनेता तो क्या, पत्रकार नहीं करते हैं, सामाजिक संगठन नहीं करते, और यहाँ तक कि अगर आप उसे फेसबुक और ट्विटर पे अगर लिख भी दें तो आपको बैन किया जाता है और वो आपका पोस्ट डिलीट करना पड़ता है आपको. एक छोटी सी चीज है, मैं इन मुद्दों पर लिखता आया हूँ, यूट्यूब पे भी मैंने प्रोग्राम डाले, यूट्यूब मेरा वो वीडियो हटा देता है, फेसबुक मुझे ब्लॉक कर देता है. इसका मतलब ये है कि वो जो दृष्टिकोण विदेश के लिए अलग है और भारत के लिए अलग है. इसके पीछे का अगर आप देखना चाहेंगे तो पिछले 70 सालों में हमें अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहना नहीं सिखाया गया है. और ज्यादातर अगर आप राजनेताओं की देखें, राजनेता और ये कह सकते हैं कि सेफरन टेररिज्म है, हिंदू टेररिज्म है. पिछले उसमें देखें कार्यकाल में, 2 कार्यकाल में तो ये बातें हुई, लेकिन मुस्लिम टेररिज्म की
कोई बात नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि रीढ़ की हड्डी नहीं है। यह बोलते वक्त मुझे लगता है ये टंग ट्विस्टर है। मुझे लगता है कि ये बोलने में ना ये जबान फंसती होगी, क्योंकि इस देश के तमाम राजनेताओं को पॉलिटिकल करेक्ट होने की बीमारी है। वो चाहते हैं कि वो पॉलिटिकल करेक्ट हो और सबको नोबेल पीस मिल जाए, पीस का नोबेल सबको मिल जाए। वो सब वो हिंदू और क्या कहते हैं वो गंगा जमुनी तहजीब, वो भूल जाते हैं कि गंगा भी हिंदुओं की है और जमुना भी हिंदुओं की है। और वो भाईचारा की बात करते हैं, उसमें भाई तो वो बन जाते हैं और चारा हम बन जाते हैं, जिसको भाई चारे की तरह इस्तेमाल करता है। तो ये जो थॉट प्रोसेस है, यानी कि उसको मत बोलो, उसको बोलोगे तो उसको बुरा लग जाएगा। अरे ऐसा मत बोलो, जरा धीरे बोलो, धीरे बोलोगे तो उसको बुरा लग जाएगा। उसका नाम मत लो यार, उसके सामने ओसामा की बात मत करो, उसके सामने लादेन की बात मत करो। क्यों ना करें, क्यों ना कहें? हम राजनेता तो नहीं है ना। और ये राजनेताओं की जिनकी सड़ चुकी मानसिकता और जिनकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल खत्म हो गई है, वो कांग्रेस हो, वो बीजेपी हो, वो तमाम छत्र भी क्यों ना हो। तो इसीलिए जानना और ये समझना बहुत जरूरी है और इनके खिलाफ आवाज उठानी जरूरी है, क्योंकि देश के राजनेता, अब मैं बीजेपी पे एक छोटी सी बात कहूंगा, उसके बाद मैं चाहूंगा कि अपनी आप बात को कहें। लेकिन बीजेपी जो है, बीजेपी के दो नेताओं के बारे में बात बताऊंगा मैं। वो दोनों नेता ये कह रहे हैं कि हमने जो पिछली की जो सरकारों में अल्पसंख्यकों को लेकर और तमाम मुद्दों पर जो था, यानी कि जो लेफ्टिस्ट विचारधारा थी और लेफ्टिस्ट लिटरेचर जो एचआरडी चला रही है, उसमें कॉमा भी चेंज नहीं किया, हमने फुल स्टॉप भी चेंज नहीं किया। तो यही गड्ढा खोदने के लिए आपको लाए थे हम लोग। इसी गड्ढा को खोदने के लिए नरेंद्र मोदी की पालकी लेकर एक 100 करोड़ जो हिंदू हैं वो उन्होंने अपना काम किया था। आप उन चीजों को कहते नहीं है। अच्छा, जब ये विपक्ष में होते हैं तो ये नेशनलिज्म की बात करते हैं, ये हर एक बात करते हैं। लेकिन जहां सत्ता पक्ष में आ जाते हैं, भले आप मंत्री नहीं है, मैं मानता हूं मंत्री नहीं कह सकता है, देश का प्रधानमंत्री नहीं कह सकता, देश के प्रधानमंत्री को तो नोबेल चाहिए पीस वाला, वो तो हटाइए, छोड़िए। लेकिन बाकी लोगों को क्या मुंह में उनके दही जम गई है क्या कि बाकी लोग इस बात को क्यों नहीं कहते? इसलिए नहीं कहते क्योंकि वो पॉलिटिकल करेक्ट होना चाहते हैं, उनकी मजबूरी है, उनकी राजनीतिक वो दिक्कत है। लेकिन इससे क्या होगा कि जैसे कि कांग्रेस 44 से 4 पर पहुंची है, वैसे 303 से ये 30 पर ना पहुंच जाए, ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। क्योंकि अब लोगों को सोचना पड़ेगा कि वही जिन लोगों उनके की लिए पालकी ठीक होगी, उठा क्योंकि के हम वही लोग लाए, हाँ, जिन लोगों की पालकी उठा के वो लाए, गलत वही है। लोग उनके विरोध में खड़े हाँ, हैं, वही उनके मन की बात नहीं करते हैं। जी, ठीक के मन साथ की हुआ। बात नहीं हो रही है सर संडे को, सुरजीत जी, हाँ, मन की बात नितिन, नहीं हो रही है। आई वुड जी जी, हाँ, तो Nitin, I'd like to bring you in with the kind of things you write and speak about. So I would like to know, as a whole, as a community, whether Hindus have become timid because of adulteration of dharma, or what we understand from it. Could you give a historical Yes, perspective to that? yes. I think the term I like to use to define the current Hindu situation is dhimmitude. We have been completely dhimmified as a society, and our political leadership is merely a symptom. They're just manifesting vocally what the whole society has been trained to do. Like, we are like a dogs. We have been trained to act in a certain way. But historically, see, in our textbooks, everything starts with education. Education, we are told from childhood that there was a Hindu Muslim bhai, and there was all no invasion. There was just one king coming after another king, and they completely whitewashed the destruction, the temple destruction, the struggle we did to save our deities. And people have to just read Meenakshi Jain's book, The Flight of the Deities, to know the struggle we did to save our deities. I was recently rereading Sitaram Goel's work on heroic Hindu resistance to Islamic invasion, Muslim invasions, and he gives about how we never accepted defeat. We kept fighting, but this part of the history is whitewashed, is removed from our curriculum. Instead, what is portrayed is that, look, everything was hunky and dory throughout the history, and now even if something was bad, something was not right, let us not hanker over history. Now we should go forward. We are taught that all religions are equal, not just that all religions are good. I mean,
just imagine, you talk to any Hindu, any teenager or even middle-aged person, they will say, they will, first of all, their attitude towards religion, especially Hinduism, is very pathetic, to say the least. They have no pride, they have no understanding, they have no shraddha, nothing. For them, they are just living to make money, children, family, old age, that's all. So they do not have a Hindu consciousness, civilization consciousness, and they superimpose this lack of civilizational consciousness on other communities as well, and think that nobody has this, and they think about, portray about a situation wherein all religions speak same thing, they all speak good. Every conception of God is good, no religion can speak bad. I mean, this is the kind of thinking that we are promoting through our school education system, through our media narratives, through these discourses in academia. So the overall result is that जैसे न्यायालय में पट्टी बांध लेता है ना, so we are all sitting with blindfolded ourselves to the civilizational demographic enemy who is not sitting in the door. He's inside the door already, and he's inside our door for last 2,200 years, and our ancestors tried to fight them, and they had their wins and losses, but now we are up for slaughter. I have to be very clear. In another 100 years, if we don't wake up now, we are up for slaughter. We won't be, our grandchildren and their children may not be living in a Hindu society. It's a very clear danger, and we need to wake up to this. लेकिन अखिलेश जी मैं आप पर आता हूं और आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूं। अखिलेश जी, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? जो वर्तमान में जितने भी आप देखिए कि जितने भी राजनेता हैं, वो हर एक पार्टी के क्यों ना हो, वो इस मुद्दे पर बोलना नहीं चाहते, उनकी जबान मरोड़ जाती है, मतलब एक शब्द नहीं बोलते। वो सैफरन टेररिज्म तो बोल सकते हैं, लेकिन वो इस्लामिक जिहाद, इस्लामिक टेररिज्म नहीं बोल पाते। अखिलेश जी। हाँ जी, नमस्कार, और सबको मेरा धन्यवाद कि आपने मुझे एक मौका दिया, एक अवसर दिया, एक स्टेज दिया। श्रीकांत जी एंड सुरजीत जी, बेसिकली मैं इसमें थोड़ा सा बेसलाइन करना चाहूंगा, क्योंकि ये तीन जो आपने शब्द, जो तीन लोगों को रेफर किया है आपने, एक ट्रंप है और मैक्रोन है और इंडियन है, इनको बेसलाइन करना बहुत जरूरी है। देखिए, अमेरिका, हम जब जानते हैं कि अमेरिका एक कॉलोनी है, तो अमेरिका एक कॉलोनी है, तो वहां पर एक सेक्युलरिज्म तो एक रिक्वायरमेंट है उनका, कि कोई भी बाहर से आदमी आएगा तो तुम अपना चर्च बना लो, तुम अपना मंदिर बना लो, तुम अपना गुरुद्वारा जो भी बना लो, क्योंकि इट्स अ रिक्वायरमेंट ऑफ दैट कम्युनिटी, उस सिविलाइजेशन का, उस कंट्री का रिक्वायरमेंट है। सो दे हैव टू, दे वर वेरी ऑब्जेक्टिव अबाउट दैट। उनके पास कोई बैगेज नहीं था और उनके पास कोई उसमें कोई विजन भी नहीं था, उसको एक जरूरत है, जरूरत दे दी। फ्रांस, एज वी नो दैट इट वांटेड टू कम आउट, उसको अपनी थियोलॉजी से बाहर निकलना था, उसको क्लियरली कट था कि भाई चर्च तुम्हारा काम नहीं है। वो चर्च को बोलना चाहता था कि मैं अपने रूल्स मैं खुद डिसाइड करूंगा, मेरे लेजिस्लेशन की कॉपी तुम्हारे पास नहीं जाएगी भाई, इटली नहीं जाएगी, मैं अपना राज्य अपने तरफ से चलाऊंगा। तो उसको मालूम था कि मैं सेक्युलरिज्म क्यों ला रहा हूं। तो अमेरिका को और फ्रांस को क्लियरली कट मालूम था, तो वो अपने लोगों के पास जा सकते हैं वापस कि भाई इसलिए सेक्युलरिज्म था और इसलिए हमने सेक्युलरिज्म को लगा, और इसलिए ये जो सेक्युलरिज्म जो के नाम पर जो हो रहा है, जो लिबरलिज्म के नाम पर फिर अब उसको गया, तो इट इज, वो घातक है देश के लिए, इसलिए वो क्लियर कट बोल सकते हैं। हमारे साथ क्या हुआ, एक ट्रेजेडी हो गई कि हमारे पास ना कभी थियोलॉजी नहीं थी और हम कभी कॉलोनी भी नहीं थे। हम ऐसे अमेरिका जैसे नहीं थे कि बाहर के लोग आ गए, हम तो एक हजारों साल की एक संस्कृति है। हम कोई थियोलॉजी नहीं थे। हमारे रामचंद्र भी जब राजा थे तब भी उन्होंने कोई ऐसी कोई शरिया लागू नहीं करी, तब भी उन्होंने कोई धर्मशास्त्र लागू नहीं किया, तब भी उन्होंने नहीं बोला कि नहीं मैं बोल रहा हूं इसलिए तुमको कारण करना पड़ेगा। उन्होंने तो अपने भी नियम। मैं आपसे एक और प्रश्न करना चाह रहा था अखिलेश जी। हाँ जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अखिलेश जी। हाँ जी, हाँ जी, सुन रहा हूँ, मैं सुन पा रहा हूँ। यस, मैं सुन रहा हूँ। मुझे सुन पा रहे हैं? सुन रहे सुजीत सर? जी, मुझे लगता है उन तक आवाज आ रही है। ओके, हाँ, मुझे सुन पा रहे हैं अखिलेश जी? हाँ जी, हाँ जी, जी। I was trying to pose a different question to you. Since you live in the Middle East,
and I'll not reveal the name of the country, but anyway, somewhere close to where you live, there is another country, UAE, where recently, in the recent years, a chef lost his job when his company was tagged on Twitter by a person who happened to be a turncoat, and she had moved to the pro-BJP, pro-Modi camp just before 2014, only to show her true colors later on. But my question is, आपके यहाँ पर एक और भी शायद अलिखित नियम है कि आप किसी भी धर्म के बारे में कुछ नहीं कह सकते, और उससे सीधे मतलब एकदम से विदाउट वार्निंग आपकी नौकरी चली जाएगी। हाँ, तो ये केवल भारत में नहीं है, आपके यहाँ पर भी है जी, जो इस पर थोड़ी रोशनी डालिए। हाँ, ये बात सच है कि यहाँ पर एक अलिखित नहीं, लिखित नियम है। वो लिखित नियम है कि जब आप यहाँ पे कंपनी ज्वाइन करते हैं तो एज एन एचआर पॉलिसी वहां पर यहाँ पर नियम है कि आपको स्पेसिफिकली यू हैव टू रिस्पेक्ट इस्लामिक लॉज, यू हैव टू रिस्पेक्ट इस्लामिक रिलीजन, ओके। एंड ये जो है कि बाकी सब धर्मों का सम्मान करना है, ये ऐसा कुछ लिखित नहीं है यहाँ पे, वो कंट्री टू कंट्री यहाँ पे डिफर कर जाता है। पर बेसिकली क्या है कि आपकी बात सही है। हाँ, तो बेसिकली अगर ये क्वेश्चन आएगा कभी, तो सबसे हास्यास्पद अगर स्थिति किसी की बनेगी इस डिबेट के लिए, अगर हम इस ऑब्जेक्टिव लेते हैं, तो दुनिया में सबसे बड़ी हास्यास्पद स्थिति बनेगी वो है भारत की, क्योंकि सबको मालूम है कि ब्लैक क्या है, व्हाइट क्या है। इवन द मिडिल ईस्ट नोज वेरी वेल व्हाट इज ब्लैक, व्हाट इज व्हाइट। सो जिस दिन ये मौका आएगा या जिस दिन ये अवसर आएगा कि हमको सत्य को सत्य कहना है, what I have read here in the last 6 years, even Middle East will say, boss, this is wrong. But पूरी दुनिया में अगर कोई नहीं कह पाएगा तो वो है भारत। In fact, there was a piece of news which did not reach too many people a couple of years ago, around the time when Zakir Naik fled this country. जो मोहम्मद का मकबरा है सऊदी अरब में, उसे तोड़ दिया गया ये कहकर, और सरकार की तरफ से तोड़ा गया ये कहकर कि ये आइडोलेट्री है, ये मूर्ति पूजन है। तो किसी भी मजार के सामने आप जब सर झुकाते हैं, जी मेंशन कर दीजिए, सुरजीत जी सॉरी, मेंशन कर दीजिएगा कि वहां वॉशरूम बना है, प्लीज मेंशन कीजिए कि तोड़कर वॉशरूम बना है, प्लीज। तो जो इस्लामिक स्टेट में भी मंजूर होता है वो हमारे यहाँ पर मंजूर नहीं होता, और जो अन्य जो थोड़े से मॉडरेट इस्लामिक स्टेट्स हैं जैसे यूएई वगैरह हैं, वहां पर भी जो मंजूर होता है वो यहाँ नहीं मंजूर होता। लेकिन सेक्युलरिज्म के इस सवाल को मैं रमेश जी के पास ले जाना चाहता हूँ। रमेश, आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू माय एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग इन फ्रांस, एंड बिलीव यू मी, देयर कैन नॉट बी अनदर कंट्री दैट इज एज सेक्युलर एज फ्रांस। If you are a Christian, you cannot let a cross dangle out of your shirt when you are in a school or in your office. That is the extent of secularism which they apply on their country. If their secularism is not threatened by speaking of Islamic terrorism, why is Indian secularism threatened? Okay. I think the issue lies in how we have defined secularism versus what secularism actually means. In the West, as you will agree, the secularism actually is a line that separates the governments from religion. That's essentially how they want to define secularism. Whereas here, we are talking about secularism essentially means that all religions are the same, or there are certain religions that are privileged and no one can say anything about those religions, and we all know what those religions are. Whereas the religion that is followed by the majority is free. Anybody can say anything and get away with it. I think that is something that's a narrative that has been set, and that is something. For example, you can take my own example. Say 15, 20 years ago, I wouldn't have picked up some of the things that I'm picking up right now. For example, the way Hindus have been portrayed be it in movies, be it in the media, we wouldn't have picked it up. I think most of our antennae have, we've started to pick up these signals only now because we are seeing what we did not see, primarily because a veil was pulled over our eyes specifically in order to ensure that a certain community was privileged.
Now, why this community was privileged? Because this community, and we all know what community we're talking about, will come out onto the streets and they will start protesting. They will create riots. They will create a ruckus. Look at what happened in Bangalore just a few months ago. And I remember what happened. I was a student when the Satanic Verses were published, and the kind of riots that happened. I also remember Shah Bano case and the kind of riot, protests and riots happened. Now, if you look at the history, when the Hindu Code Bill was passed, there were several people who protested. Even Hindus who protested, but nothing could be done because the people who passed the bill themselves were Hindus. In fact, we read in accounts of history that the reason that they could get this Hindu Code Bill passed was only because it's so easy for people to walk all over walk all over Hindus and their needs. I think that's the issue is with defining secularism and the fact that for a long time, and I particularly blame the ideology that has come out of the Gandhian principle of where an entire community was systematically neutered and made to believe that they're inferior, and therefore they would have to, and we were consistently, and that is primarily the reason. I would also like to go a step further, and specifically with regard to this topic, where we're talking about why Trump can say what he can say is. I think it's also important for us to understand that even among the world politicians, Trump is an outlier. You wouldn't find anybody else across the globe who would speak like Trump does. And I think that primarily comes from the fact that Trump doesn't have a history of being a politician. He speaks like how, I can relate to what he's saying primarily because he speaks like how a corporate honcho would speak in a boardroom, how he would conduct a meeting. He will say, what he sees, he says. And therefore, it's extremely refreshing. I think that it's extremely refreshing, and we need more politicians who can actually speak that language, who can be absolutely upfront and literally speak in the kind of language, the kind of way, because none of us politicians, you can take. Macron also has mustered that courage. Ramesh, Emmanuel Macron has finally mustered that kind of courage. Yeah. Yes, you're waiting for that wave to reach India. Yeah, the reason our politicians would not do is precisely because you can take anyone. You can take Narendra Modi himself. You can even include Amit Shah and all of those people who we think are brash, upfront people who will speak and But the moment they get into government, the moment that there is this unwritten rule that they will not say a few things, that there are certain topics that they will not touch, there are certain areas. We've never heard, for example, when the Palghar incident happened, or when so many of these, when Hindus were beheaded, not one word, not one tweet, not one message that came from the political leadership. But all it requires, for example, yes. Yeah, Kamlesh Tiwari, not a single tweet. Today, we saw in France how the entire country came together to condemn this and the kind of crowd. Why couldn't we do that for Kamlesh Tiwari? Yesterday was the first anniversary of his death. We didn't even hear a sound about Kamlesh Tiwari. Not one information that came out into the public domain. I think the Hindus have been neutered, and they have been neutered precisely because that was the agenda right from day one, that they wouldn't be allowed to have their say. I think there is a change. I think at least some of us are seeing what we did not see for a long time. But I don't see the political class. Ramesh, I'll take this forward to Gautam. Gautam, we are not expecting people to speak like Sadhvi Niranjan Jyoti. If you remember the name, she had used an awful description during Modi's first term. We are not expecting that. We are just expecting our leaders to speak the truth in decent language. Why do they fall short of even that much of an expectation? After you, we will go to Niharika Mishra, who is joining us. As she is an HR expert. We will
try to know what kind of scenario prevails in the corporate sector on the secular front. Yes, Gautam. Well, first things first, you're dealing with the US and then you're dealing with France. These are Christian countries. Whether they're practicing Christians or they're not, then they have minorities of various sorts. A powerful minority are Jewish. There are others, the blacks have mostly, lots of them who are little activist in mind, have converted to Islam. Right from Malcolm X's day and the Boxer's day. But we have a minority of 200 million Muslims. And any old minority runs into 10 or 15 million in a country like this with 1.4 billion. Talk is cheap. What I found as the only effective thing after this man was beheaded is 213 people are being deported from France. Now that makes sense. I would not worry about whether Amit Shah is telling me to ban Tanishq. So I bet you his sentiment is like mine and he's outraged. But he's a minister, he's a home minister, he's the number 2 in the government. So he says, let's not get overboard on this. The fact remains that if we do something effective like the Uniform Civil Code and the CAA and the NRC, we're actually doing something. What is the point at shouting at people? They say, don't fight with a pig. He likes it. He wants you to get into the wallow. That's his natural domain. Now, I use the pig analogy to insult. I'm doing it on purpose. But having said that, that is what it's about. I listen to all the panelists, being, I think, quite negative about what this government has achieved in 6 years. There is a message for you, Gautam, on the screen. There is a message for you on the screen, if you can see it. It's addressed to you. What does it say? Okay, somebody, Arjun Chaudhary, is saying many Indian Muslims are supporting the act of beheading. Yeah. Yeah. And it is a Chaudhary who says this. Arjun Chaudhary. Now, this is the thing, the real, if you like, the fifth column are all Hindus. There is no Abdul or Ahmed coming after me, but the Arjun Chaudharys of this world. And like I said, 99% of my friends are liberals. You know why? Because I speak English, I like rock and roll, I belong to a certain class that is expected to be part of that. They're appalled with my views because I'm the odd man out. I don't buy it. I've been in an entire office where everybody else, 1 or 2 were like me and they only told me after I left. See, this is the trouble with our Hindus. I don't blame the Muslims. Our Hindus are the problem. And our Hindus have become like this for God alone knows what. I think it's, when you talk of how our history is suppressed and so on by the communists and the socialists and the jihadis, we didn't call them jihadis those days, but whatever it was, the sort of Ramchandra Guhas of this world, they had a different worldview because they were trying to promote a different worldview. But the fact is, the history is out there for all of us to see. And now, in the last 6 years, we're beginning to hear about all this, and this will keep on happening. No, your point is that the way our politicians go about it, it's okay. It's okay to maintain that kind of real. Okay. Let me take that to Niharika. Let me take that to Niharika. We were discussing earlier in the day, on the same topic. We floated the name of Indresh Kumar, if you have all heard of him.
and he runs an organization. He belongs to the RSS, and he runs an organization called MRM, Muslim Rashtriya Manch. You would hardly find a Hindu who has such a massive Muslim network. And yet, he was entangled in the so-called Hindu terror narrative, and a legal case was slapped on him. Somehow, he escaped from it due to lack of evidence. So, Niharika ji, what I want to know from you, from the part of the world, from the part of society that you come from, the corporate sector, have there been cases like we see in the UAE, for example, where writing something on social media, not even in official communication, somebody is sacked? Has that, crossed your attention Okay, I'll give my in your personal experience? Example. Yeah, am I audible now? Yes. Yeah. Yes. See, I'll Yes, give you my you are. personal example. In 2014, I was working with a Section 25 company in government. And that was the time when Modi was supposed to come for the first time. And the entire bureaucracy which has come up from the corruptions and from sources, even the CEO of the company was sitting with Kejriwal and deciding what would be happening in future. And my supervisor happens to be a lady from Kerala, a Dennis, last name, surname being Dennis. She particularly asked me about my views on my voting views. And I was the only nationalist in a Section 25 government company who could not gather the courage to support BJP because rest of them were all supporting Congress or Kejriwal. This was the scenario. I was feeling as if I am living in a different world. Then that was Now, what about the 2000. communal situation? What about the communal situation, like inside an office? Because as an HR head, you are supposed to supervise these things happening inside the office. Yes, see, Niharika ji, can you hear me? yes, I can understand. Now coming fast forwarding Yeah. it. So let me finish my question. My question Yeah. is specifically, has it ever happened that the owner of the company has summoned you complaining about somebody who is communal in your office, and you were asked to give him marching orders? No, I'm coming now to 2020 where I'm working at a corporate. And now Right. in this corporate, my boss is sitting in US and he Right. is much more Hinduistic person as compared to a CEO of the Section 25 company. And Right. I can speak my mind, my people can speak my mind. We start our status call with every current affair being discussed, and we are very freely discussing it. And this corporate Right. world, people here are much more adjacent, and they are, even though laughingly they'll tell that they will respect the other person's opinion, and it is, I can feel that I am at a free world right now. And nobody gets bashed or anything as such for the corporate things. But I can tell you one thing: the Shaheen Bagh situation. There was a colleague of mine who lives in Shaheen Bagh, and I cross Shaheen Bagh every day. So this corporate person told me, Niharika, if you want to cross Shaheen Bagh, why don't you cross by foot? And I was like, really surprised. This person is also traveling by car. He's supposed to cross Shaheen Bagh and come to the office. I'm also supposed to come to office, cross Shaheen Bagh. And I was so frustrated that actually I was thinking why the central government is sitting and why does the central government want to need the opinion of Supreme Court for a blocking of road. The 15-minute distance, which I used to cover naturally, took me 2 hours to complete during Shaheen Bagh. Right. And if they would have nipped in the bud there and then I guess Right. the problem would
have So occurred. we see the lack of courage there as well. Now we have a few viewers here who want us to take names. So I'm taking names from my own field, which is journalism. श्रीकांत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और मेरा ये प्रश्न है कि हम ये देख रहे हैं हमारे पत्रकारिता के जगत में, अगर हम देखते हैं तो जैसे अगर मैं नाम ले रहा हूं, अगर इंडिया टुडे ग्रुप की बात की जाए तो इंडिया टुडे ग्रुप की बात की जाए तो उसमें एक व्यक्ति था जिसको अभी भी है, जिसको राष्ट्रवादी माना जाता था, गौरव सावंत। गौरव सावंत ने अपनी आवाज उठाई, ट्विटर पे आवाज बुलंद की और इंडिया टुडे ग्रुप से एक अलग उनका नाम उभरा, उनके खिलाफ मीटू का इल्जाम लग गया, तब से वो शांत है। अब आते हैं एमजे अकबर पे। हम जितने पत्रकार हैं, हम लोग बरसों से सुनते आ रहे हैं कि चरित्रहीन व्यक्ति है, कोई उस पर कोई चिल्लपाव नहीं हुई, किसी को कोई तकलीफ नहीं थी। जैसे ही वो भाजपा में मंत्री बनाए गए, उनके ऊपर इल्जाम लग गया। इसी तरह तमाम जगहों में, क्योंकि मीडिया केवल न्यूज मीडिया नहीं है बल्कि एंटरटेनमेंट मीडिया भी है, विवेक अग्निहोत्री पर इल्जाम लग गया। तो ये भी खतरे हैं। अगर आप इस तरह के व्यक्ति हैं, आप हमारे जैसे, आपके जैसे बोलने वाले लोग हैं, तो कभी भी पता नहीं कहां से क्या इल्जाम लगा दिया जाए हम पर। संभाल के रहिएगा जी सर, प्लीज जी, सेफ योर साइड, प्लीज सेफ योर साइड। मैं तो यही कहूंगा। देखिए अभी मैं, क्योंकि नहीं, हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि देखिए जब भी आप एज ए स्टूडेंट, मेरा मानना है कि जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था दिल्ली विश्वविद्यालय की कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहा था, तो एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट था, उसको पढ़ने के लिए हम इंसेट किया था कि ऐसा था, उसको हम पढ़ने के लिए जाते थे तो हमको रामचंद्र गुहा पढ़ाते थे। ठीक है, मुझे उन्होंने पढ़ा है, और रामचंद्र गुहा की क्लास में 150 बच्चे होते थे और 3-4 अलग अलग होते, मैं भी था उसमें, और मैं ऐसा व्यक्ति था जिसके साथ रामचंद्र गुहा की हर क्लास में तू मैं होती थी। क्यों? क्योंकि जो हम रामायण सदियों से पढ़ते आए हैं और जो हर तरीके से आप समझिए कि बिल्कुल क्लियर कट है और उसमें कोई दो राय नहीं है, उसे रामचंद्र गुहा कुछ अलग तरीके से पढ़ाते थे। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, और भानुमति ने कुनबा जोड़ा, तो रामचंद्र गुहा ने ऐसा कुनबा जोड़ा, ऐसी चीजें पढ़ा देते थे कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर पाता था कि यार ये क्या है, मैं अंतर्द्वंद में फंसा रहता था। और दूसरी चीज ये कि जो भी पत्रकार, जो भी लेखक, जो भी व्यक्ति इसको बोलना चाहता है, इस्लामिक आतंकवाद क्लियर कट बोलना चाहता है, होता क्या है कि उसका एक तरीके से उसकी पॉर्च होती है, उसकी हंटिंग होती है, उसको बौद्धिक तरीके से, और हर एक, क्योंकि ये लेफ्टिस्ट मीडिया का जो जियो है ना, वो पूरा इनका इतना बड़ा नेक्सस है, या फिर आप कह सकते हैं इनका जो पूरा ज्ञान प्रकाश का काम जो है वो इतना बड़ा है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि एक लेफ्टिस्ट जो लोग, एक आदमी है, उसने क्या किया कि एक भाषण दे दिया, एक स्पीच दे दी। उस स्पीच पर दूसरा लेफ्टिस्ट जो है वो उस स्पीच को कोट करके किताब लिख देगा, तीसरा उस किताब पर जो है पीएचडी कर लेगा, चौथा कोशिश करेगा कि उसको जो है यूजीसी के हाथ पैर जोड़ के उसको यूनिवर्सिटी में सिलेबस में डाल दे, किसी न किसी सब्जेक्ट में डाल दे। तो इनका जियोपॉलिटिकल इतना बड़ा है, इनका ये आप कह सकते हैं इनका नेक्सस इतना बड़ा है, जिसके अंदर हम और आप लोग अगर धक्का मार के घुसने की भी कोशिश करते हैं और हम सच बोलने की कोशिश भी करते हैं, वो पत्रकार हो या बौद्धिक जमात हो, सच बोलने की जब भी कोशिश करेंगे, हम लोगों की हम लोगों को मतलब हंट किया जाएगा, हम लोगों को जानबूझ के इस तरीके से परेशान किया जाएगा, हम लोगों को मी टू कैंपेन लगाया जाएगा, तिलक लगा लिया आपने तो दिक्कत है। मैं आपको बताऊं, मैं एक ऑफिस में था, आप वहां आते भी थे मुझे लगता है सुरजीत सर, तो अगर मैं तिलक लगा लेता हूं तो उनको दिक्कत थी। बीइंग ए जर्नलिस्ट मेरा कोई फ्रीडम नहीं है, मैं तिलक लगा लूं तो उनको दिक्कत थी, हाथ में ये बांध लूं तो उनको दिक्कत थी। मतलब वो इतना बुरी तरीके से ट्रीट करते थे, तुमने ये टीका क्यों लगा लिया कि तुम पंडित हो। अरे मैं पंडित हूं या ना हूं ये अलग विषय है, लेकिन मैं जर्नलिस्ट हूं, तुमसे बेहतर अप्रोच रखता हूं, तुमसे बढ़िया मैं डिबेट कंडक्ट करवा रहा हूं, तुमसे बढ़िया चीजें मैं करवा रहा हूं, मैं क्या पहनता हूं क्या नहीं पहनता हूं। और उसी ऑफिस में आप उसे फिर जानते एक छोटा सा कि फ्राइडे के दिन 80% जो कर्मचारी थे वो गायब हो जाते नमाज पढ़ने के लिए, और उनको कोई कुछ कहता नहीं था। ठीक है, तो मेरे लिए अलग है बिहेवियर और उनके लिए अलग बिहेवियर है, उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, मुझे अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। तो ये चीज समझिए कि ये जानबूझकर दो लोगों को अलग अलग तरह से ट्रीटमेंट करके उनका मानसिक शारीरिक शोषण किया जाता है और उसको डिप्रेस किया जाता है कि तुम अलग धर्म अलग जाति के हो,
तुम हमेशा डाउन रहोगे और हमें जो है बाप बना के रखो। सीधी बात है, मतलब हम भाई हैं और तुम हो चार, वही बात है सर। वो हम चारा ही बनेंगे और वो श्रीकांत बाप जी, आप वो जो हमारे कह रहे भाई हैं ही उसका बनेंगे। मैं भी साक्ष्य रहा हूँ। आप जो जी कह रहे हैं मैं भी साक्ष्य रहा हूँ, क्योंकि मैं जब हिंदुस्तान समाचार में काम करता था और सेक्टर 62 नोएडा में ऑफिस था, बिल्कुल ऑफिस के सामने ही एक पार्क था, और जितने भी तमाम मुसलमान स्टाफ है वहां पर नमाज के समय गायब हो जाते थे। और केवल यही नहीं, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि बहुत जल्दी ही हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, हालांकि वो कोई और राज्य है, नोएडा उत्तर प्रदेश में है, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इस पर कार्रवाई की कि किसी भी पब्लिक प्लेस को आप इस तरह से ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। बाकी आप ऑफिस में जो करते हैं वो एक अलग विषय है। इस चीज को मैं अखिलेश जी आपके पास ले जाना चाहता हूं, और इसमें दो पहलू मैं उजागर करना चाह रहा हूं। पहली बात ये कि नरेंद्र मोदी बतौर गुजरात मुख्यमंत्री कैसे थे और बतौर भारत के प्रधानमंत्री कैसे हैं। तो मेरे एक मित्र उन पर किताब लिख रहे थे, उस सिलसिले में रिसर्च के लिए हम लोग गुजरात गए हुए थे, और वहां तमाम मीडिया के लोगों से हमने बातचीत की। बातचीत से यह जाहिर हुई कि नरेंद्र मोदी उस जमाने में, वो जो 2001 के अक्टूबर से लेकर 2014 के मई तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, उस दौरान उनकी जो एक छवि बनी थी कि ये हिंदू हृदय सम्राट है, तो और दूसरा उनका एक मुस्लिम विरोधी छवि भी बनी थी। तो इस पर जब भी कोई प्रश्न उठता था तो बतौर मुख्यमंत्री वो उस प्रश्न को टाल देते थे या स्टूडियो से उठकर चले जाते थे। ऐसा भी कई बार हुआ है कि जैसे करण थापर इंटरव्यू ले रहे थे और शायद पहले उनसे बात हो गई थी कि इस पर आप सवाल नहीं करेंगे, तो वो स्टूडियो छोड़कर चले गए। तो स्टूडियो छोड़कर शायद प्रधानमंत्री नहीं जा सकते कभी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अटेंड नहीं करते, और 1-to-1 जो उनका इंटरव्यू होता है, शायद लोगों का यही कहना है कि स्क्रिप्टेड होता है, सवाल पहले से तय हो जाते हैं कि क्या पूछना है, क्या जवाब दिया जाएगा, सब मेजर्ड होता है। तो एक तो ये है कि भारत के लोगों ने गुजरात के मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड देखकर उनको प्रधानमंत्री चुना, या फिर उनके नेतृत्व में भाजपा को चुना। तो क्या उनका ये दायित्व नहीं बनता है, ये मॉरल ड्यूटी नहीं बनती है कि वो उसी भूमिका में रहे जिस गुजरात मुख्यमंत्री को हमने देखा था? हमें वही प्रधानमंत्री चाहिए थे, लेकिन हमें वो प्रधानमंत्री नहीं मिले। पहला प्रश्न। दूसरा, जो श्रीकांत जी ने कहा कि जैसे एक कुछ लिखता है, दूसरा उसको कोट करके पीएचडी कर लेता है, उसके बाद कोई फिल्म बना लेता है। यही चीज मैं अक्सर कहता हूं, मैं थोड़ा लंबा कह रहा हूं, बतौर एंकर इतना नहीं कहना चाहिए, फिर भी मैं राउंड अप कर रहा हूं कि मैं अक्सर ये कहता हूं कि अगर आप 2002 के दंगों के लिए गूगल सर्च करें तो सबसे पहले आपको विकिपीडिया का आर्टिकल दिखता है। जस्ट स्क्रॉल डाउन दैट आर्टिकल and you will find that hardly 2 or 3 journalists have been there in 2002 to report what actually happened. But what happened later on was a series of journalists kept quoting one another to build this narrative. तो इन दोनों पे रोशनी डालिए। पहले तो क्या नरेंद्र मोदी बदल गए, और दूसरा ये जो इस नरेटिव का हम मुकाबला कैसे करेंगे? जी सुरजीत जी, थैंक यू। अखिलेश जी एक मिनट, अखिलेश जी बस एक लाइन है कि उस वक्त के मुख्यमंत्री को नोबेल का पीस प्राइज नहीं चाहिए था, इस वक्त के प्रधानमंत्री को नोबेल पीस प्राइज चाहिए। बस अब आप कहें। वाह जी, सुरजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने मेरे को मेरा पेट टॉपिक, मतलब पेट क्वेश्चन आपने मेरे को दे दिया। क्योंकि मेरा एक 2014 से 15 से जब से मैं सोशल मीडिया पे और उसके बाद आपसे संपर्क में आया, मेरा हमेशा हर ग्रुप में एक ही कहना था, ये जितनी लड़ाइयां आप लड़ रहे हैं, आपके कमलेश तिवारी मरते रहेंगे, लेकिन आपका प्रधानमंत्री 16 मई 2014 को जीतता है लोकसभा। 5 बजे लोकसभा में डिक्लेयर हो जाते हैं रिजल्ट। 14 मई, डेट बता रहा हूं, 16 मई 2014। मोदी जी 19 मई 2014 को बनारस जाते हैं राजनाथ सिंह के साथ, वहां पर अभिषेक करते हैं बाबा का। उसके बाद 6 बजे वो गंगा घाट पे जाते हैं, आरती करते हैं। तो मतलब एक
सोचिए 16 मई को इतना बड़ा चुनाव जीता है, इतना ऐतिहासिक जीता है, और हम लोग मतलब अपनी छुट्टी लेकर उस देख रहे हैं कि एक प्रधानमंत्री जो बनने वाला है वो बाबा के अभिषेक कर रहा है, फिर गंगा आरती कर रहा है, और इतने गदगद थे और इतनी बड़ी आकांक्षाएं और मतलब उम्मीद थी कि अब जब बोलेगा तो मतलब अब क्रांति दूर नहीं है। उस व्यक्ति ने जब शुरू किया जी, तो उसने पहली लाइन ये बोली कि हम 2019 में जब हम 150 वर्ष गांधी जी का मनाएंगे तो हमें स्वच्छता का क्या करना है। मैंने अपना माथा उसी दिन ठनका। उस व्यक्ति ने गांधी के साथ शुरू किया, बाबा की नगरी में गंगा के घाट पर जो गांधी से अपना शब्द शुरू कर सकता है, मैंने उस व्यक्ति से उम्मीद उस दिन 19 मई 2014 से ही छोड़ दी थी। आपको एक पॉलिटिकल लीडर मिल गया, हाँ जी, गलत पैकेज मिल गया उसके आपको, बाद अमेज़न वाला गलत पैकेज दे गया, अमेज़न वाला गलत पैकेज दे गया। तो उस दिन से उसके बाद ठीक है, हम देखते रहे कि शायद कभी बदलेगा, शायद कभी सुधरेगा, शायद कभी सुधरेगा, पर अब तो यूपीएससी जिहाद भी आ गया। ओके, तो समस्या ये है कि आपका जो जिसको आप विश्वास करिए, ये सिर्फ मजाक किया, ये एक ज्ञान के मनोरंजन वाली बात नहीं है। आप बहुत बड़ी, जब तक आपका शीर्षस्थ नेता उस संकल्प शक्ति के साथ नहीं खड़ा होगा, उतनी क्लैरिटी के साथ नहीं खड़ा होगा, जो आदमी करण थापर को ये नहीं बता सका कि भाई मैं क्यों माफी मांगू यार, तू मांगना माफी, मैं क्यों मांगू, इतनी क्लैरिटी के साथ नहीं बोल सकता वो व्यक्ति इतने बड़े प्रश्न जो आपने प्रश्न लिया है वो कभी बोल पाएगा? उम्मीद भी मत करिए, कभी होगा भी नहीं। तो ये छोटा वाला Nitin, बोलेगा क्या, I'll यूपी bring वाला Nitin on बोलेगा this. क्या? अखिलेश जी यूपी वाला बोलेगा क्या? I'll bring Nitin on this. Nitin, can you hear me? Yeah. Yes, I can hear you. Yes. So on this question of appropriateness of the occasion, as Akhilesh ji has said, that in the land of Shiva, you are speaking of Gandhi, the sheer inappropriateness of the moment. You know, we have had the unfortunate legacy to bear for so many years. You know, whichever religion you talk about, none of them is non-violent, to be very frank. And somehow people looked up, or there was a conscious effort to brand Gandhi that way. And as a result, you know, this inappropriateness that I'm talking about, I want to take it to a different level when I'm questioning you. You have seen the Sabarimala fiasco. In 2006, the RSS and BJP thought that feminism was cool, right? So, wow, how great that everybody should enter every shrine. That was their stand. When people of Kerala, when devotees of Lord Ayyappa poured into the streets in lakhs, that was when they revised their position on the issue. So my thing is, sitting in Nagpur, can you understand the variety, the diversity in Hinduism? Can you understand the sect that holds Lord Ayyappa as their deity? Can you understand the culture of Tripura? Can you understand the culture or Tamil Nadu? You know, so this Vaishnava-centric, as it seems to me, Sangh philosophy, is that creating a crippling effect? Is that crippling Hindus, mainly the leaders and also their followers? Yes, definitely. I think it is an obsession with reformism that is the problem with this. I mean, they are doing a lot of good social work, that is fine, but they do not understand Hindu civilization. Their Shraddha, or if I have to use the word, or their commitment does not lie in Hindu traditions, Hindu shastras, Hindu practices per se. They are kind of
reformists, because it was formed at a time when reformism was cool, and I think it continues to be cool in a sense. We find this every other day. We have this reformist tendencies, by changing. Now we have PIL in this court asking for inclusion of homosexual marriage under Hindu Code Bill, and not under a separate law which applies to everyone, but under Hindu Code Bill, which kind of defines Hindu version of marriage, right? So we have this reformist tendencies, and it is and sorry, it is not the people who have applied for sorry, it is go not ahead. I think I just wanted to mention that it is not that you cannot understand variety of Hinduism by sitting in Nagpur. It is that they do not want to understand, and they have their version of what is right and wrong. For example, they have imported all these concepts of equality and all those frameworks of equal rights and everything, and their allegiance is to that and not to the dharmic notions or dharmic traditions. In Shabarimala, their reverse was purely opportunistic. Their reversal in their views and whatever they did afterwards to save the temple cannot whitewash what they did earlier, when they had a lot of opportunity for many years to prevent this fiasco from happening long before. So this is something Ramesh, personally, this is something unforgivable. We will wind up the subsequent question answer rounds in a shorter period of time, because we are almost nearing the end of the program. Ramesh, so what we get from what Nitin said is that Hinduism can be taken for granted. Any belief system of Hindus can be easily fiddled with, but it is such a big deal even to use the words Islamic terrorism. That is true, and I'll also pick up two threads. One from what Akhilesh spoke about the inappropriateness of bringing up Gandhi there, and also about the Sabarimala, because I have written about both issues on that. On the question of Gandhi and bringing in all of this, I have a very cynical view of this. I believe that I've had discussions with members of the RSS, even office bearers for some time, and I believe that this is a very cynical, politically motivated move to hijack Gandhi for political gains. To be honest, to expect a political party to deliver on cultural issues is, I think, wrong. I think that is something that the Hindu community must realize and start to work in, unless they feel that we have this big. Most of us think that we are looking up to somebody who's going to deliver all of these things on a platter. It's not going to happen. They're there in it for political gains, and they will do only what is required, what is politically good for them. They won't do anything for you, as long as the only reason they will change is when they see that they will actually lose votes in not giving you what you want. That is one. Second is that how many of us will actually get onto the streets if our deities are insulted, if our dharma is insulted, or all of these things? How many of us would actually get onto the street? All we do is outrage on social media, and I include myself in that. We won't get onto the streets like the Muslims will, and the Muslims do, and therefore I think the issue is that I think the only there is an element of fear that community brings to that the politicians are scared of, as a result of which all of they get all of the things that they want to, whereas there is no fear, because the Hindu community itself is fragmented. So many of us are deracinated in the sense that we don't know, we don't understand where our own culture and this one, and politics is always downstream from culture. You can't expect politicians to deliver on any of those things. Take even temples for that matter. Why are more temples being taken over under the British? I've written 3
articles on the number of temples that have been taken over since the time the BJP has come to power. Consistently temples have been taken over. Temples, I've called it the secular loop of Hindu temples. But nothing will change. I think the issue is that unless Hindus, come together and make it difficult, we don't understand that we are the authorizing environment. Our votes authorize these people to govern on our behalf. But what we instead think is that they are the gods that we have to look up to. As long as we don't realize that we are the authorizing environment, that we are the people who authorize them to govern on our behalf, I don't think anything would change, actually. Yeah, so Gautam, there are not many on the panel who share your view that the status quo is all right, but at the same time we have other viewers from where I see a lot of support for you. There's somebody who has written that everything cannot be put on Modi. We are expecting too much for him. But would you disagree that 800 years of servitude has had an impact on the way we think and the way we express ourselves? Not at all. I would, however, hold 70 years, of which 60 years were used to promote, if not 60, at least 50. Because you've had the Janta Dal, you've had Vajpayee. To promote a very selective view. Now remember, before that, we were an enslaved nation, whether it was the Mughals or whether it was the British. Prior to that, yes, there was a golden age, but it was fragmented in the sense that different people were in ascendancy at different times, different dynasties, some of them Hindu, some of them not. So that was a different time when everything was based on territory and aggrandizement. That was the GDP of the day. But we've had 50 years of a selective narrative, which is part Islamist, part communist, and we have grown up with this. Our books are like that. I've been to a You're saying we need not speak about it. Sorry? Our leaders need not spell them out. You're saying our leaders need not spell out the problems. It is okay if it remains passive. I've been listening to everybody for the last hour, and I think we are being impatient. I think Rome wasn't built in a day. You have to make a list of what has happened in 6 years, and then think what can happen in the next 6 or 8 years. And then you won't be so pessimistic. There's no point in saying, why hasn't Modi and his mob changed everything in 6 years? That's absurd. And I am very grateful for this government. I think it's the most honest government this country has ever had, thanks to Mr. Modi. And while there's a lot of corruption at the lower levels, there isn't much at the higher levels because of him. The man is truly a Deshbhakt. He is an ascetic kind of person. There is not a trace of any kind of corruption in 20 years of public life as Chief Minister and now Prime Minister. That's an administrative issue, yes. An economic issue, an administrative issue. I think we what about the issue of today's program? And let this thing give it support. Every inch is a gain. Don't expect yards and miles all at once. That's absurd. Do you get that in your daily life, or do you have to work for every brick in the wall? Right. So since we are running out of time, we will. I'll give each one of you a sentence or two to conclude from what we gather, because people are looking for solutions. So let's conclude with solutions. Nitin, what's your solution to the problem? A long-term solution, as I see it, is we need education system, if not in a formal way, but in a household way. It's a duty of the parents to
teach our children the facts of history, the civilizational struggle. And I think this is the only way we can change things in a long-term perspective. As I said, otherwise we'll be up for slaughter in a few decades. So this is the only way I see it as a long-term solution, that we need to think the whole perspective of an entire generation of Hindus, which is upcoming, from a secular dhimi kind of attitude to a more assertive, more knowledgeable, and more informed, and more ready to do the action, whatever it takes, kind of attitude. राइट राइट। अखिलेश जी, आप आशीष धर जी को जरूर जानते हैं। आशीष धर जी का कहना है कि भक्त्स आर आफ्टर्स हु लव मोदी। तो गौतम जी की बात से मुझे ये बात याद आ गई कि फर्क सिर्फ इतना है, एक आम आदमी पार्टी के समर्थक और भाजपा के समर्थक में अंतर केवल ये है कि वो मोदी से बहुत प्यार करते हैं। तो इसमें तो आपको ऐसा लगता है कि गौतम जी से आपको वैसी बू आ रही है? नहीं, आई वुड, ऐसी बात नहीं है। गौतम जी का मैं तहे दिल से सम्मान करूंगा, उनका अपना विश्लेषण हो सकता है और उसके लिए वो हक भी है, हकदार भी है, उसकी बात नहीं है। पर स्वतंत्र रूप से मैंने जिस आकांक्षा से, जिस अभिलाषा से इस परिवर्तन को किया था, ओके, मेरे अपने पॉइंट है। वो आप बोलेंगे कि हमने इतना अचीव किया है, वो मेरे लिए मकसद नहीं है, क्योंकि मेरा दृष्टिकोण थोड़ा दूसरा है। इफ रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, then definitely Ram Mandir was built in 25 years, 30 years. And the man responsible was Ashok Singhal. The very, very important thing is, वो जो संकल्प शक्ति होती है, संकल्प शक्ति से वानर की सेना भी जाकर उसको ध्वस्त कर सकती है। वो संकल्प शक्ति जागृत नहीं हो रही। आपके नेतृत्व में उस परिवर्तन को लेके बात ये नहीं है कि मोदी जी ने क्या किया, अच्छा किया, बुरा किया, वो बात नहीं है। पर जो परिवर्तन का हम जो विषय कर रहे हैं, डिबेट हम कर रहे हैं, उस परिवर्तन के लिए आपका जो शीर्षस्थ नेतृत्व है वो संकल्पित ही नहीं है। प्रॉब्लम इसमें है। प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि 20 साल, 1000 साल के लिए, आई जस्ट कंक्लूड इन वन सेंटेंस, 1000 साल के लिए आप 50 साल ले लीजिए, मैं 50 साल अविरल बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार हूं, पर उस 50 साल के लिए आप संकल्प दिखा दीजिए मुझे। प्रॉब्लम ये है। तो निहारिका जी, जिसे हम सर्वधर्म वड़ा पाव कहते हैं, ये हम कब तक खाते रहेंगे? Say one thing, the way right now it is going ahead with China and going ahead with the concept of attack is the first best defense, then that kind of policy has to be applied in certain social scenarios, and you have to nip the bud, which was not done in China. But overall scenario, if you see at macro level, the scenario is not good. Is good, in fact. Sorry, I agree with Gautam ji that there are times we have to have patience. At least from 2014 to 2020, we see a change where we can freely talk about these things. And before 2014, even in government companies, we were not allowed to discuss politics. So at least that faith that yes, you're saying Modi is acting as a catalyst. Okay, Ramesh, please conclude. Yeah, I think the 3 or 4 things. One, stop expecting politicians to deliver on cultural issues. 2, ensure use the legal framework and the constitution to fight for Hindu rights. I think all this talk about doing other things won't work. Use what we have, use the constitution, use the legal framework, free our temples, articles 25 to 30, work on that to get them out of this one. 2, ensure, realize that you are the authorizing environment, therefore every vote counts, and hold that against the politicians. If they don't deliver, then you remove the authorization that you've given them. That is a realization that you should have. And finally, I do not expect this government or any government to deliver on Hindu issues till the time the Hindus make it clear that they clear what their expectations are. What about speaking the truth? What about speaking the truth of Islamic terrorism? They won't do it. I don't think this government or any government would actually use the word Islamic terror. I would be surprised if they do it, because they're scared of the backlash. They don't know how to react. Look at the interviews that Modi gives.
he gives the interview he gives is only to the Washington Post, or he'll give it to some other, or he will write an article in the Hindu. Will he give an interview to Swarajya Mag, for example? Just as an example, or Surf News for the example. Why not? But he won't, because they want to be accepted by the very same by the very same people who consistently, abuse them and insult them. I think the issue lies there. They have an inferiority Since we have complex. That they completely don't run want out of time, I'll conclude with my own remarks that perhaps we should also have a system of referendum so that our leaders can't get away by deflecting issues. That when you talk about Hinduism or when you talk about Islamism, and immediately, but look at the economy, look at the way Modi administers. So you cannot be issue specific. So we do not know if Modi is to continue in power, on what particular issues he is continuing on power, because we do not have a system of referendums. We only vote once in 5 years. But yes, of course, there has to be, from what we gather from our panelists, is we have to have a different approach to education, a different curriculum, a different syllabus. And of course, we need to get over the Stockholm syndrome. There is still a huge section of Hindus who are just, mortally in love with this distorted form of secularism, multiculturalism, and pluralism. Unless we do that, since politicians are only from our midst, they are selected from one of us, we cannot expect something better from them. Vande Mataram. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you.